बेसिकली रिपोर्ट जो है उसका स्ट्रक्चर वो आपके ऐसे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है। और ये फिक्स्ड आर्गूमेंट है और फोकस्ड आर्गूमेंट है, इससे मैंने हटना नहीं है। और आगे जो मेरा ये स्ट्रक्चर है सारा ऐसे का, ये मैंने एकेडमिक चक्कर को देना है। बेसिकली नेटरी क्या होता है कि जो अपने आप में ही उसका मीनिंग जो होता है वो कंप्लीट होता है। फ्रेज ज़्यादा बेटर हैं या आपके सेंटेंस ज़्यादा बेटर है। देखो एक बात मैं पहले बता दूं, चाहे आप फ्रेज लिख रहे हैं चाहे आप सेंटेंस लिख रहे हैं, आपका सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। एक चीज़ क्लैरिटी आ गई कि सबसे पहले अगर आप फ्रेज लिख रहे हैं तो आपकी लैंग्वेज की जो है टेक्नोलॉजी वो आपको पता होनी चाहिए। 15,000 है या 30,000 बच्चा पेपर दे रहा है एस्पिरेंट, होता क्या है कि क्या वो सब पास हो जाते हैं? होते क्या 8 या 900 या 1000 बच्चा ऐसे में पास हो रहा है, तो उसकी क्या रीज़न है? आप बताएं क्या रीज़न है? आपका पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है ना, वो लैंग्वेज के ऊपर खड़ा है। अगर आपकी लैंग्वेज डगमगा गई तो समझो आपके जितना स्ट्रक्चर है वो भी डगमगा जाए। बेसिकली हम ऐसे को नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हमारा आउटलाइन बनाने का वो पर्पज़ है कि आउटलाइन जो हमने बनाई है वो हमारी किस्म के अंदर है, फ्रेज के अंदर है, ठीक है। जरूरी नहीं 4 है, 3 भी लिख रहे हैं, लेकिन आपके अगर कह लें कि सॉलिड है ग्राउंड, अगर आपके सॉलिड है तो आप 3 भी अगर आपके आउटलाइन आ रही है तो वो भी आपकी पास होने के काबिल है, वो भी एक्सेप्ट हो जाती है, ठीक है। वो यहाँ तक क्लियर है। ये हमारा सेंटेंस में आउटलाइन है, केस एंड पॉइंट आप डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे केस एंड पॉइंट नहीं डाले गए, वह ठीक है। तो मिनिमम जो थीसिस के पॉइंट है, ये थीसिस के पॉइंट ही है, पॉइंट्स ही है जो आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। पैराग्राफ्स को जो है वो 20 से अबव लेके जाने हैं, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ। मेन हेडिंग, जितने मेन हेडर ज्यादा बनाएंगे आप उतने ही आपकी पैराग्राफिंग जो वो ज्यादा होगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक एमसी स्टडी CSS प्लेटफॉर्म एंड as you know we have started mega series of essay writing and foundation course of English grammar and also proficient English vocabulary. So hopefully these lectures will help you in learning of essay writing and also academic writing. So today we are going to start our next lecture and this is our 6th lecture of mega series. और सबसे पहले जो है हमने क्या करना है, इसका थोड़ा सा आउटलाइन का ओवरव्यू ले लेते हैं। मेन क्यूरीज है स्टूडेंट की, उसको एड्रेस करना है। वो क्वेश्चंस क्या हैं, बेसिकली जो ये सारे जो आउटलाइन बनाई जा रही है ये वो मेन क्वेश्चंस हैं जो हमारे एस्पिरेंट पूछते हैं, ठीक है। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हम बड़ी डिटेल्स के साथ इसको डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट, ठीक है, विद एग्जांपल्स के साथ करेंगे। और सबसे पहले जो है हम थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं प्रीवियस लेक्चर का। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? प्रीवियस लेक्चर बेसिकली हमने पढ़ा था थीसिस स्टेटमेंट के बारे में, कि थीसिस स्टेटमेंट जो आपका एक सॉलिड और कंसाइज क्लेम होता है और कहने के आपका स्टांस होता है, आपकी पोजीशन होती है अबाउट टॉपिक के, जिसमें आप आपको एक असेंशियल क्यों है। फिर हमने पूछा, ये भी पूछा हमने स्टूडेंट को ने ये भी पूछा था कि सर ये असेंशियल क्यों है। असेंशियल हमारे लिए है कि हमें जो है इसकी क्लैरिटी मिल जाती है, हम एक सिंगल आइडिया के ऊपर फिक्स्ड रहते हैं, अपने आर्गूमेंट से हटते नहीं हैं। और हमें सबसे बड़ी बात जो है वो थीसिस स्टेटमेंट क्या करती है, हमें ऐसे का स्ट्रक्चर देती है, ठीक है। तो हम ईजिली जो है वो स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करके जो एकेडमिक चेकर है वहाँ तक उसको कन्वे कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने उसकी जो टाइप्स पढ़ी थी, सबसे पहले जेनेरिक था, उसके बाद स्पेसिफिक था विद एग्जांपल्स के साथ। तो वो भी आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप जाके उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। उसके बाद हमने प्लेसमेंट की बात की थी, थीसिस स्टेटमेंट की प्लेसमेंट कहाँ कहाँ पे होनी चाहिए। तो वहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 4 प्लेस देखी थी जहाँ पे आप थीसिस स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो आप वहाँ को फिर मैं कह रहा हूँ कि डिटेल्स के साथ आप जाकर उसको चीज़ को देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमने बात की थी कि स्टेटमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। तो फिर उसके लिए नहीं है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, पहले क्या चीज़ें जो हैं आपकी अच्छी होनी चाहिए, और अगर आप लिख रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा प्रीवियस लेक्चर और आज हम जा रहे हैं स्टार्ट करने नेक्स्ट लेक्चर। और आज हम पहले थोड़ा सा इसको ओवरव्यू ले लेते हैं कि बेसिकली इस जो है लेक्चर में वो हम किस चीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सॉरी, सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ आउटलाइन, सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो स्ट्रक्चर ऑफ आउटलाइन की बात करेंगे। फिर एक और क्वेश्चन है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। जब भी आपका पेपर चेक होके आता है तो जो आपके
मेंटोर्स हैं वो क्या लिखते हैं कि आपके जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है, तो आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी जो है वो बनाएं। ठीक है, तो अब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनाने के लिए दो ही मेथड है, एक हमारे पास फ्रेज वाला है और दूसरा हमारा सेंटेंसेस वाला है। उसके बाद हम बात करेंगे हाउ मैनी मेन हेडर्स कॉन्जुगेटेड विद सब हेडिंग्स। तो अब हम बात करेंगे कि आपका मेन हेडर है और उसके साथ जो है मेन सब ऑर्डिनेट उसके पॉइंट जो है सब हेडिंग्स के वो कितने आने चाहिए। ठीक है, उसके बाद है हाउ मनी पैराग्राफ्स, कितने पैराग्राफ्स होने चाहिए। ये मैंने पीछे भी एक बार बता दिया है, लेकिन यहाँ पे हम इस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो डिस्कस करेंगे मेन हेडर से लेके सारी चीज़ें जो है वो डिटेल्स के साथ और विद एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे। पीछे जो बताया वो उस लेक्चर के या उस टॉपिक के या जो हमारा लेक्चर चल रहा था उसके अंदर जो जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी उस वक्त वो बताया, लेकिन वो भी यहाँ पे इसलिए भी ये चीज़ भी बताई गई थी कि इसको जो हम डिटेल्स और विद एग्जांपल्स के साथ लर्न करेंगे। तो आज हमने पैराग्राफ को विद एग्जांपल्स के साथ लर्न करना है। उसके बाद सबसे मेन चीज़ जो आती है ये केस एंड पॉइंट है, ये केस ऑफ स्टडी है और केस ऑफ सबऑर्डिनेट पॉइंट है। ये तीन चीज़ें हैं। अब स्टूडेंट कहता है सर केस एंड पॉइंट क्या है, केस ऑफ स्टडी क्या है, सबऑर्डिनेट क्या पॉइंट क्या है, क्या ये सेम है? अगर सेम है तो फिर हाउ वी कैन मेक केस एंड पॉइंट। तो हम केस एंड पॉइंट जो है वो कैसे बनाएंगे मेन एग्जाम के अंदर या हमारे मेन ऐसे के अंदर। ठीक है, उसके बाद डोंट मेक रिपोर्ट ऑफ ऐसे। तो ये हमने पहले पीछे जो है रिपोर्ट को सेग्रीगेट कर दिया है कि बेसिकली रिपोर्ट जो है उसका स्ट्रक्चर वो आपके ऐसे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन एक कुछ रिक्वायरमेंट्स है कि आप उन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करें तो वो ज़्यादा है। उसके लिए आपकी जो आउटलाइन है वो बड़ी कह लें कि क्लैरिटी के साथ और बड़ी स्मूथनेस नज़र आती है अगर आप अवॉइड करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ये वो बेसिक से क्वेश्चन है सारे, आप इस चीज़ को देख लें। उसके बाद जो है हमने आगे जो है वो फिर आगे स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, अब ये देख लें एक बार सारे। ठीक है, चलें जी, अब हम चलते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ के स्ट्रक्चर ऑफ आउटलाइन क्या होता है। ठीक है, चलें जी। सबसे पहले एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, सॉरी, चले अब ठीक है। आपको एक एग्जामिनर ने जो है उसकी रिक्वायरमेंट है कि प्रिपेयर एन आउटलाइन। उसने क्लैरिटी के साथ कह दिया है कि आपने आउटलाइन बनानी है, आपको टॉपिक दे दिया जाता है, आपने उस टॉपिक की जो है आउटलाइन बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये चीज़ें जो है जो इसके अंदर लिखी हैं हमने इसको बड़े गौर से समझना है। बड़ी काम की चीज़ है और बड़ी जो है एक्सपीरियंस के बाद ये चीज़ आती है, ऐसे नहीं आ जाती। ठीक है, एनालाइज कमांड वर्ड्स। सबसे पहले आइडेंटिफाई टर्म्स लाइक डिस्कस, एवेलुएट, अंडरस्टैंड देयर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, दिस गाइड्स योर अप्रोच टू ऐसे। हमने एक पीछे बात की थी टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ लैंग्वेज, टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ लैंग्वेज, जिसमें हमने क्या बात की थी, क्या होती है टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ लैंग्वेज, क्या होता है जी आपका बताएं। पीछे लेक्चर लेके आए आप। टेक्निकल ट्रीटमेंट होता है जो आपने जॉर्गन्स या आप कीवर्ड्स या स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं वो आप टॉपिक के रिलेटेड जो यूज़ करते हैं वो बड़ी क्लैरिटी के साथ आपने यूज़ करनी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ गई आइडेंटिफाइज द टर्म्स। तो ये आपकी वो जितनी भी टर्म्स हैं, जितनी भी आप कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, आपके जॉर्गन्स हैं, तो आपने उनको बड़ी जो है क्लैरिटी के साथ डिस्कस करना है और जो आपने बड़ा डिस्कशन करनी है उसके ऊपर आपने एवेलुएट करना है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। तो ये आउटलाइन के अंदर सबसे पहले जो आपने जॉर्गन्स या कीवर्ड्स या आपने टर्मिनोलॉजीज चूज़ की हैं उनको बड़ी जो है टेक्नोलॉजी, लैंग्वेज की टेक्नोलॉजी की एजेंस से जो है आपने वो उसको समझना है। ठीक है, देन फिर जो है आपने आगे लिखना है। ठीक है, उसके बाद है हम बात करते थे आइडेंटिफाई द की टर्म्स एंड स्कोप। ये हमने अभी बात कर ली है। पिन पॉइंट मेन सब्जेक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स, डिफाइन बाउंड्रीज ऑफ योर एसे एंड दिस इंश्योर योर फोकस्ड कंटेंट। बेसिकली अब बात वही आ गई कि आपने थीसिस स्टेटमेंट बनाई। थीसिस स्टेटमेंट के अंदर आपको एक सॉलिड ग्राउंड मिल गया कि यहाँ पे मेरा ये बड़ा कंसाइज क्लेम है और ये फिक्स्ड आर्गूमेंट है और फोकस्ड आर्गूमेंट है, इससे मैंने हटना नहीं है। और आगे जो मेरा ये स्ट्रक्चर है सारा ऐसे का, ये मैंने एकेडमिक चक्कर को
देना है। बेसिकली मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि हमने जो रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, बिल्कुल स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऐसे जो हमें कमीशन को जो है कह लें कि उसको कह लें कि चीज़ें एक्सप्रेस करनी है, बहुत सारी कह लें कि विद क्लैरिटी और विद ऑर्गेनाइजेशन और विद रेलिवेंस। उसके बाद आपकी क्या होती है कि जब बहुत सारी चीज़ें, जब आप मल्टीपल चीज़ें लिख देते हैं ऐसे में, तो वो आपका क्या बनता है, मल्टीपल जो है वो आपके क्लेम बन जाते हैं। तो उसके अंदर आपकी थीसिस स्टेटमेंट है जो वो क्लियर नहीं होती, तो आपका एक ही स्टांस होता है, ठीक है, सिंगल आइडिया के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे जितने भी की टर्म्स हैं, हमने टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ लैंग्वेज, ये पहला लेक्चर इसलिए रखने की ज़रूरत थी कि वो जो हमने बेसिक चीज़ें जाननी थी वो जानी, और वही चीज़ें देख लें आप बार बार, वो जो है यहाँ पे हम उसको लिंक कर रहे हैं, ठीक है। अब वही चीज़ें वो बताने का, हम स्टार्ट बैकग्राउंड में भी ये चीज़ बताई थी कि हम ऐसे का स्ट्रक्चर स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन वो चीज़ें रखने का पर्पज़ ये था कि आपने बड़ी डिटेल्स के साथ इनको यहाँ पे लिंक करना है या यहाँ पे कनेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है जी? चलें जी आगे बात करते हैं। सॉरी, ये थोड़ा क्लैरिटी, प्रैक्टिकल डिटेल्स, नोट अ वर्ड कंटेंट एग्जाम्पल 2000 वर्ड्स, कन्फर्म द सबमिशन ऑफ डेडलाइन। अब होता है क्या है कि आप मेन एग्जाम के अंदर बैठे हैं, तो अगर आप मिनिमम जो आपके वर्ड होने चाहिए, मिनिमम जो आपके वर्ड होने चाहिए जो आपको 40 मार्क्स दे सकते हैं, मिनिमम की बात कर रहा हूं, तो मिनिमम अगर आप 2000 अगर वर्ड लिखते हैं तो देन जाके आपका ऐसे पास होता है। 2000 से नीचे वर्ड्स जो हैं वो आपके नहीं होने चाहिए, फिर आप सिर्फ साइड पे चले जाते हैं और आपको 40 मार्क्स तो वो दे के छोड़ देता है। अगर आपने एकेडमिक रीडिंग, लिटरेचर अच्छा पढ़ा हुआ है, आपकी एकेडमिक रीडिंग अच्छी है, आपकी लैंग्वेज की एजेंस अच्छी है, तो आप 25 पे भी चले जाएंगे तो फिर वो आपको 50 क्रॉस या 60 के अंडर जो है वो आपको मार्क्स दे देगा, ठीक है। आगे चलते हैं जी। अब है जी हमारे पास सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ये क्या बला है, ये क्या रॉकेट साइंस है? स्टूडेंट इतने परेशान है, इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार एस्पिरेंट, सर ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनता कैसे है, इसको कैसे बनाएं, ये क्या चीज़ है, अपना ये इसका मीनिंग बताएं। पहले तो वो मीनिंग पे जाते हैं कि इसका मीनिंग बताएं। तो मैंने एक पहले पीछे भी कहा था, आप कोई टर्म्स, कोई कीवर्ड्स पढ़ते हैं, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ें। डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको उस चीज़ के बारे में क्लैरिटी आ जाएगी कि इसको, फिर आप उसका यूसेज देखें कि इसका नेगेटिव सेंस में है या पॉजिटिव सेंस में है। तो अब यहाँ पे हम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, हमें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी क्या होता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी है समझना, ये वर्ड्स, ये जो हमने फ्रेज़ यहाँ पे बनाया हुआ है 2 वर्ड्स का। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी जो होता है वो अपने आप में ही एक कंप्लीट मीनिंग होता है, जो अपने आप में ही क्या होता है, एक कंप्लीट मीनिंग होता है। जो आप क्या करते हैं, मीनिंग किसका होता है जी, आपके मीनिंग किसका होता है जी, आपके मीनिंग ऑफ योर फ्रेज और टेक्स्ट या सिंगल आइडिया जो आप लिख रहे हैं, एंड थॉट्स। उसके बाद आपकी है आर्गुमेंट्स। तो ये वो पॉइंट्स है बेसिकली जो हमारे क्या है, कंप्लीट मीनिंग ऑफ आइडिया ऑफ थॉट्स एंड आर्गुमेंट्स। तो ये होता क्या है कि एक सिंगल आइडिया होता है बेसिकली आपका, ठीक है, और सिंगल आइडिया को बेस के ऊपर आप जो है एक फ्रेज लिखते हैं या एक सेंटेंस लिखते हैं। तो होता क्या है, थोड़ा डेफिनेशन देख लें। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मीन्स फ्रेज और सेंटेंस दैट इज क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड विदाउट मोर एक्सप्लेनेशन। अभी मैंने बात की कि एक सिंगल आइडिया होता है, एक आपका की पॉइंट होता है, सिर्फ सिंगल की पॉइंट होता है जिसको आप समझते हैं, ठीक है, सिंगल की पॉइंट होता है, ठीक है। और इसमें आपको कोई डिटेल्स जो है वो नहीं देनी होती, नो डिटेल्स, ठीक है। ये आपने जस्ट एक कह लें कि ये आपका टॉपिक सेंटेंस ही है, ये आपका क्या है, टॉपिक सेंटेंस ही होता है, जिसमें आपने क्या करना होता है, आपने वहां पे इसकी पैराग्राफिंग करके इसकी डिटेल्स जो है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी की, इसको वहां पे एक्सप्लेन करते हैं आप, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है कोई चीज? चलें जी,
सबसे पहले है कि आपका सेल्फ एक्सप्लेनेटरी क्या होता है, कि जो अपने आप में ही उसका मीनिंग जो होता है वो कंप्लीट होता है। वो किसका मीनिंग होता है जो आप करते हैं, वो आपके आइडिया का, आपके आर्गूमेंट्स का, आपके थॉट्स का जो है वो होता है। ठीक है, होता क्या है कि ये एक की पॉइंट होता है जो आप एक फ्रेज के जरिए या एक सेंटेंस के जरिए जो है वो एकेडमिक चेकर को बताते हैं, या अपनी आउटलाइन के अंदर, जो हम आउटलाइन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो आउटलाइन की बात करेंगे तो आउटलाइन के अंदर आप लिखते हैं। एक नंबर आप फ्रेज है, सेकंड नंबर पे आपका सेंटेंस है। तो मैं नंबरिंग नहीं कर रहा कि पहले फ्रेज होना चाहिए फिर सेंटेंस होना चाहिए, मैं ऐसे वर्बली कह रहा हूँ कि आपका सेंटेंस है और आपका फ्रेज है। तो ये आपकी दो चीज़ें हैं, इसके ज़रिए जो है वो आप अपना आइडिया जो है, आप अपना एक कह लें कि थॉट जो होता है, आपके एक आर्गूमेंट जो होता है वो आप किसको कन्वे करते हैं, बेसिकली क्लैरिटी के साथ वो आप अपने एकेडमिक चेकर को करते हैं। ठीक है, आप पता चल गया कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी क्या होता है। इसके अंदर कोई आप डिटेल्स जो है वो ऐड नहीं करते, सिर्फ आपका एक लाइन का या 2 लाइन का या 3 लाइन का मैक्सिमम जो आप फ्रेज बनाते हैं या आप सेंटेंस बनाते हैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में है। ठीक है, चलें जी, ये आपकी यहाँ तक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी तक क्लियर है, चीज़ें यहाँ तक समझ आ गई हैं। चलें जी, आगे शिफ्ट करते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये वाला। एक है आपका फ्रेज और दूसरा है आपका सेंटेंस। आउटलाइन शुड बी इन फ्रेज और सेंटेंस, किस में होनी चाहिए? ये आपका आर्गुमेंटेटिव बन गया है, और लग गया तो मैंने पहले बताया था, और आ जाए या क्वेश्चन मार्क आ जाए तो आपका क्या बन जाता है? आर्गुमेंटेटिव। यहाँ पे आपने स्टांस लेना है, या फ्रेज लिखें या सेंटेंस लिखें। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, ये एस्पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा जो वो एस्पेरेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि सर हम फ्रेज ज़्यादा बेटर हैं या आपके सेंटेंस ज़्यादा बेटर हैं। देखो, एक बात मैं पहले बता दूं, चाहे आप फ्रेज लिख रहे हैं चाहे आप सेंटेंस लिख रहे हैं, आपका सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। जो आप आर्गूमेंट लिख रहे हैं, जहाँ आप थॉट लिख रहे हैं, जो आइडिया लिख रहे हैं, वो विद क्लैरिटी जो है वो आपके एकेडमिक चक्कर तक जो है वो जाना चाहिए। एक चीज़ वहाँ तक क्लियर है। यहाँ अब हम बात करते हैं आगे एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। एक एग्जाम्पल देता हूँ एकेडमिक रीडिंग की। जब हम एक बुक रीड करते हैं, आप उसके टेबल कंटेंट जितना होता है वो रीड करते हैं। कंटेंट जो लिखा था वो आप बताएं मोस्टली किस में होता है? मोस्टली आपका किस में होता है? फ्रेज में होता है ना। तो होता क्या है कि जो आपके एकेडमिक रीडिंग के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए और ये सारी एग्जाम्स को कंप्लीट किया जाए तो सबसे जो अगर सही जो आपकी अगर इंग्लिश लैंग्वेज की, अब पहले उसके लिए कंडीशंस भी हैं। फ्रेज की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? फ्रेज की बात कर रहे हैं कि इससे पहले कि फ्रेज आप जो सबसे बेटर जो समझा जाता है, और अगर आपकी लैंग्वेज की एजेंस ठीक है और तो आपने फ्रेज ही लिखें। फ्रेज सबसे ज़्यादा ठीक है। फ्रेज जो है वो एकेडमिक राइटिंग के हवाले से जो आप बहुत अच्छा है, उसके लिए आपकी लैंग्वेज जो अच्छी होनी चाहिए। आप देखें इसको कंप्लीट कैसे करना है, इसका मीनिंग आप फ्रेज बनाते हैं, फ्रेज बनाने के बाद आप नीचे उसका केस एंड पॉइंट दे देते हैं। केस एंड पॉइंट देते हैं, आपका जो आइडिया है या आपका थॉट है वो क्या होती है, आपका इजीली जो है वो कन्वे हो जाता है कि बेसिकली इसका फ्रेज ये है, या और आगे जो है इसने नीचे सपोर्टिंग आर्गूमेंट दिया है या सबऑर्डिनेटिंग दिया है। जब आपने केस एंड पॉइंट दिया तो वो क्या है, उसको सपोर्ट कर रहा है और इसका आइडिया जो है वो कंप्लीट हो जाता है और वो क्या करता है, एकेडमिक चेकर जो उसको एक्सेप्ट करता है। अगर वो रेलिवेंट है, क्लैरिटी है और उसकी अगर ऑर्गेनाइजेशन ठीक है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज उसको फेक करार देता है अगर आपने क्लैरिटी के साथ अगर उसको एक्सप्लेन नहीं किया तो। सॉरी, वहाँ पे अगर विद कह लें कि की पॉइंट्स बना के उसको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं बनाया और आपके कह लें सुपरफिशियल नॉलेज की हमने बात की थी पीछे, तो लैक ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, तो आपने वो चीज़ यहाँ पे नहीं डालनी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए और हम बात करें अगर सही एकेडमिक एजेंस की बात करें तो एक बात यह है कि आप फ्रेज लिखें तो वो ज़्यादा बेटर है। अब यहाँ पे एक बात मैं कह दूं कि जो मार्केट के अंदर ये जो ट्रेंडिंग में अभी चीज़ें चल रही हैं एस्पेरेंट्स के, नहीं कि हमने तो जो सेंटेंस ही लिखना है और सेंटेंस ही हमारा जो है वो क्या है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है। अब एक बात तो मुझे समझिए, एक तो आप सेंटेंस लिख रहे हैं और नीचे आप उसका क्या कर रहे हैं, केस एंड पॉइंट दे रहे हैं। एक आप कंप्लीट जब बात कर रहे हैं तो आप उसके अंदर एज एग्जाम्पल या लाइक इंक्लूडिंग कर सकते हैं ना अपने केस एंड पॉइंट को। तो फिर हम करते क्या है कि नीचे केस एंड पॉइंट अलग से देते हैं।
तो इससे थोड़ा सा अगर बार बार आप देते जाएंगे तो इससे जो एक कह लें कि एक रिदम होता है ना आउटलाइन का, वो टूट जाता है और ऐसे लगता है जैसे हम रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं, नीचे आर्गूमेंट्स देते जा रहे हैं, नीचे देते जा रहे हैं, तो इस तरह जो है वो रिपोर्टिंग जो है उसमें शामिल हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ क्लैरिटी आ गई कि सबसे पहले अगर आप फ्रेज लिख रहे हैं तो आपकी लैंग्वेज की जो है टेक्नोलॉजी वो आपको पता होनी चाहिए, लैंग्वेज का सही जो है यूसेज वो पता होना चाहिए। अगर आपको फ्रेज नहीं बना, अगर हमारी प्रायोरिटी रहेगी तो हम फ्रेज को ही जो है प्रायोरिटाइज करेंगे, अदरवाइज हम जो है वो सेंटेंस को नहीं करेंगे। ठीक है, अब होता क्या है, अब हम करते हैं सेंटेंस की बात। सेंटेंस भी लिखना कोई बुरी बात नहीं है, ऐसे आपका पास हो जाता है, लेकिन अगर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए तो सेंटेंस और फ्रेज में पहले थोड़ा डिफरेंट बताया नहीं पहले, तो इसके अंदर जो आपका वर्ब है, वर्ब और सब्जेक्ट जो है होता है वो आपका नहीं होता। ठीक है, अगर हम जो सिंटैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सिंटैक्स होता है द स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। अगर हम सिंटैक्स की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फ्रेज के अंदर आप क्या होता है, आपका सब्जेक्ट या वर्ब नहीं होता, जबकि आपका जो सेंटेंस होता है वो एस व्यू के ऊपर वो बेस कर रहा होता है। ये होता है आपका सब्जेक्ट, ये वर्ब एंड ये आपका ऑब्जेक्ट, तो ये तीन चीज़ों के ऊपर आपका बेस कर रहा होता है। तो हमने जो सेंटेंस लिख रहा है, अब सेंटेंस की बात कर रहे हैं, तो आप अगर फ्रेज नहीं आ रहा तो आप सेंटेंस भी लिख सकते हैं, लेकिन जो आपका सेंटेंस है वो आपका ये पूरा रूल जो है ग्रामर वाला ये होना चाहिए और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। ये मैं पहले जो है बड़ी क्लैरिटी के साथ ये आपको बता दूं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। अब सेंटेंस लिखें कई ज़्यादा, अब बहुत सारे स्टूडेंट, अब देखें 20,000 है या 25 है या 15,000 है या 30,000 बच्चा पेपर दे रहा है एज पेरेंट, होता क्या है कि क्या वो सब पास हो जाते हैं? होते क्या 8 या 900 या 1000 बच्चा ऐसे में पास हो रहा, तो उसकी क्या रीज़न है? आप बताएं क्या रीज़न है? रीज़न यही है कि वो अगर सारा ट्रेंडिंग में एक ही चीज़ चल रही है, सोचे कि सेंटेंस हर एस्पिरेंट सेंटेंस ही लिख रहा है, और जबकि अगर एकेडमिक चेकर की बात करें, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जो आपका एकेडमिक चेकर बैठा हुआ है क्या वो ऐसे तो नहीं बैठा हुआ, एक्सपीरियंस लेके बैठा हुआ है, उसके पास इतनी क्वालिफिकेशंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस है, चेकिंग जो एकेडमिक चेकिंग करता रहा है उसकी एक्सपीरियंस है, तो वो आपकी जो रिक्वायरमेंट होता है वो क्या कहता है कि अगर बच्चा फ्रेज में लिखे ज़्यादा बेटर है, लेकिन अगर सेंटेंस लिख भी रहा है तो उसके अंदर होता क्या कि ग्रामर एरर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। बच्चों को जो है सेंटेंस, मैंने एक बात पीछे बताई थी कि जो आपका पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है ना वो लैंग्वेज के ऊपर खड़ा है। अगर आपकी लैंग्वेज डगमगा गई तो समझो आपके जितना स्ट्रक्चर है वो भी डगमगा जाएगा। तो लैंग्वेज आपकी फाउंडेशन है, लैंग्वेज के ऊपर आपका पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है। जो भी आपने सेंटेंस बनाना, ये जो लैंग्वेज अगर आपको सही नहीं आ रही तो आप अपना आइडिया कैसे कन्वे करेंगे यार? तो वहां पे होता क्या है, फिर आपको फेल कर दिया जाता है, अंडर 20 के कर दिया जाता है या 25 के कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस जो अगर आप लिखें तो उसका वर्ब और उसका सब्जेक्ट, इसमें ग्रामर जो है आपका एरर नहीं होना चाहिए। अगर आप डिटर्मिनर्स लगा रहे डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, मैंने मेरा लेक्चर्स आया पड़ा है, इसके ऊपर आप जाके लेक्चर्स ले सकते हैं। डिटर्मिनर्स, क्वांटिफायर्स, मॉडिफायर्स एंड फ्रेगमेंट्स, ये होते हैं वो सेंटेंस। इसके अंदर आपका आर्टिकल्स जो है वो बड़ा क्लैरिटी के साथ जो लिखे होते हैं, और आर्टिकल आप क्या क्या है, आपके दा का आर्टिकल है, आपका एन का आर्टिकल है, तो ये वो आर्टिकल्स है, तो इनकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा था कि आपने अगर सेंटेंस लिखना भी है तो आपकी ग्रामर जो है वो अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप उसको अगर सेंटेंस लिख के दे रहे हैं तो उसको क्लैरिटी के साथ जो है मीनिंग पहुंच जाए। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आप दोनों ही लिख सकते हैं, लेकिन उसका जो रिदम है वो एक ही है कि या आप फ्रेज है तो पूरी आउटलाइन फ्रेज में बनाएं, या फिर जो है वो आप आउटलाइन क्या करें, सेंटेंस में बनाएं। तो वो आपका सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देता हूँ, हम आगे डिस्कस कर रहे हैं इसको डिटेल्स के साथ। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ देखें, एक मिनट, असल में ना PDF प्रोफाइल थोड़ी सी भारी है। अच्छा जी, अब हम ठीक है जी, ठीक है। अब जो है ना हम एक चीज़ के ऊपर यहाँ पे डिस्कस, सबसे पहले हम फ्रेजेस में जो है वो बात करते हैं, फ्रेजेस कपल्ड विद केस एंड पॉइंट। यहाँ पे ऐसे लिखा गया है और वेरीफाइड और चेक्ड ऐसे है और ऐसे क्वालिफायर।
और यहाँ पे हम बात करेंगे ऐसे की, और अब हम बात करेंगे फ्रेजेस में जो आउटलाइन लिखी गई है। एक चीज़ आपने नोट करनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एस्पायरेंट के जो कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, और वो जब ऐसे चेक कर रहा होता हूँ, मैं एवेल्युएशन कर रहा होता, तो वहाँ पर मैं उस चीज़ को बहुत ज़्यादा देखता हूँ। तो वहाँ पे चीज़ों को जो मिक्स किया जा रहा होता है वो आपने जो है वो नहीं करना, ठीक है। चलें जी, हम अब बात करते हैं हमारे फ्रेजेस के आउटलाइन यहाँ पे दे दी गई है ऐसे की। सबसे पहले हम ऐसे को देखते हैं कि ये डीडॉलराइजेशन अ न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर इन द मेकिंग, ठीक है। ये आपके ऐसे की स्टेटमेंट है, जो डीडॉलराइजेशन की इमरजेंस हो रही थी उसके ऊपर जो है ये ऐसे है। सबसे पहले आप यहाँ से चेक करते जाएंगे कि इसके जो मेन पूरे ऐसे के कितने जो है वो हेडर्स बनते हैं और कितनी इसके अंदर सब हेडिंग्स बनती हैं, ठीक है। तो पहले जो है इसका इंट्रोडक्शन आ गया, फिर एन ओवरव्यू ले लेंगे, व्हाट आर द काजेस डीडॉलराइजेशन। तो यहाँ पे देखें इन्फोर्सिंग सेक्शंस ऑन द कंट्री। तो हुआ क्या कि जब कंट्रीज के ऊपर सेक्शंस लगाए गए, ईरान है या कोई भी है, तो उठा के कोई भी जो जब उसके सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं तो फिर वो क्या स्टेप लिया जाता है कि अब जो है हम डीडॉलराइजेशन की तरफ जो है शिफ्ट करेंगे। हमारे ऊपर तो सैंक्शंस ही बहुत ज़्यादा, हमारे लोकल करेंसी को जो है वो वैल्यू नहीं मिल रही होती। तो सीज $600 बिलियन जो थे वो रशिया के, वो क्या किए गए, सीज कर लिए गए। तो अब इस पॉइंट से अब मैं ऐसे को समझाने का पर्पज़ जो है वो ऐसे का नहीं है, मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ फ्रेज की। तो यहाँ पे ये देखें, ये हमारा केस एंड पॉइंट आ गया, ठीक है। और केस एंड देखें, केस एंड पॉइंट लिख लें, ठीक है। एक मैं अभी चीज़ क्लियर कर दूं, केस एंड पॉइंट लिख लें या केस ऑफ स्टडी की हेडिंग दे दें, या केस एंड नहीं आएगा, केस ऑफ स्टडी आएगा। उसके बाद सब ऑर्डिनेट पॉइंट, सब ऑर्डिनेट पॉइंट, ठीक है। तो ये आपने अगर तीनों ही एक ही बात है, अगर यहाँ पे केस एंड पॉइंट लिख रहे हैं तो भी ठीक है, केस ऑफ स्टडी लिख रहे हैं तो भी ठीक है, सब ऑर्डिनेट पॉइंट लिख रहे हैं तो भी ओके है। तो ये अब हमारी पूरी आउटलाइन जो है वो फ्रेज के अंदर है। आप ये 4th नंबर पे देखें, डेप्रिशिएटिंग करेंसीज, करेंसी वैल्यूज ऑफ द कंट्रीज। वहाँ पे हमने करेंसी ऑफ पाकिस्तान की बात की है, डेप्रिशिएशन हो रही है। यहाँ पे दो चीज़ें मैं आपको थोड़ा बता दूँ, डेप्रिशिएशन और डीवैल्यूएशन क्या होती है। डेप्रिसिएशन वो होती है जो आपका इंटरनेशनल जो है कह लें कि मार्केट का जो करेंसी की वैल्यू होती है उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है। डॉलर का ले ले तो हमारे करेंसी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, जिसके वजह से हमारे करेंसी की जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट होगी, मतलब कम होगी उसकी, ठीक है। तो डीवैल्यूएशन उस वक्त होती है जब आपके कंट्रीज़ के अंदर जो है वो नोटों की कह लें कि बहुत ज़्यादा नोट जब वो छाप दिए जाते हैं, और होता क्या है कि जब डिमांड और सप्लाई का मसला आता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, तो होता क्या कि आपका डीवैल्यूएशन की तरफ चले जाता है। तो डेप्रिशिएशन जो होता है वो आपके एक्सटर्नल की तरफ होता है, और जो आपका डीवैल्यूएशन होता है आपका इंटरनल होता है। तो ये एक चीज़ क्लियर होगी। अब यहाँ पे हम देखें दूसरा हमारा 4th नंबर पे हेडर, व्हाट आर द चैलेंजेस इन डीडॉलराइजेशन फॉर मेकिंग न्यू। यहाँ पे आप देख लें कि ये आपको चैलेंजेस क्या है कि डीडॉलराइजेशन को जो है लेके आने के लिए। अब होता क्या है कि डीडॉलराइजेशन के ऊपर काम करने के लिए तो होता है क्या कि बहुत सारे चैलेंजेस है। तो आप देख लें कि अनडिसाइडेड करेंसी एंड रिप्लेसिंग द डॉलर। होता क्या है कि आपने जो करेंसी जो है लेके आनी है, जो डॉलर को रिप्लेस करना, लेकिन उसकी जगह भी तो करेंसी चाहिए, वहाँ पे भी एक स्पेसिफिक करेंसी आप डिसाइड नहीं हुई है। उसके बाद लिमिटेड एक्सेप्टेंस ऑफ लोकल करेंसी, लोकल करेंसी की जो एक्सेप्टेंस है वो बड़ी कम है, उसकी वर्थ नहीं कहा जा सकता। बेसिकली हम ऐसे को नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हमारा आउटलाइन बनाने का वो पर्पज़ है कि आउटलाइन जो हमने बनाई है वो हमारी किस्म के अंदर है, फ्रेज के अंदर है, ठीक है, फ्रेज के अंदर है। और विद आपका क्या है, केस एंड पॉइंट्स के साथ है कि केस एंड पॉइंट्स के साथ आपने किस तरह बनानी है, ठीक है। अब बात समझ आ गई यहाँ पे कि ये हमारी फ्रेज में है और ये हमारे जो है वो आउटलाइन है। और उसके बाद ये इसके आप देखे तो गए, आप देख सकते हैं कि इसके 7 हेडर्स बने हैं हमारे। तो आप ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब ये पूरा ऐसे है डीडॉलराइजेशन वाला, ठीक है, डीडॉलराइजेशन आ न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर इन द मेकिंग, ठीक है। तो अब ये देख लें, आप गिनते जाएं, आप जो है इसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है, कि कितने हेडर्स बन रहे हैं फ्रेजेस के।
और अब देखें सब हेडिंग जो है, अब यहाँ पे देखें कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डिजिटलाइजेशन न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया। एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पे बात आ जाती है ना, ये वाला ये चीज, अगर ये हेल्पिंग वर्ब अगर आ जाता है आपका ऑक्सिलरी वर्ब, द बेनिफिट्स ऑफ द डिजिटलाइजेशन आर इन द इकोनॉमिक ऑर्डर, तो आप अगर यहाँ पे सब्जेक्ट अगर आपका पहले आ जाए ऑक्सिलरी वर्ब से, तो फिर यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क जो है वो नहीं आएगा, यहाँ पे आपका कॉलन आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने अगर क्वेश्चन मार्क मेन हेडर में क्वेश्चन नहीं बना रहे स्टेटमेंट को, या अपने मेन हेडर को एज ए क्वेश्चन नहीं ले रहे, तो फिर आपका वहां पे कॉलन आना चाहिए। ठीक है, अगर आप एज ए क्वेश्चन ले रहे हो तो फिर ये जो है वो आपका ये जो आप लगा रहे हैं ना ये वाला कॉलन, तो ये आपका सही नहीं है, वहां पे क्वेश्चन मार्क की जरूरत है, तो आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, ये बात आ गई तो थोड़ा क्लियर कर दे। अब इसका मेन हेडर ये 5वें नंबर पे ये है। 6 नंबर पे हमने ये करना है कि जो चैलेंजेस आ गए थे उसको जो हम कैसे कर्टेल कर सकते हैं, और 7वें नंबर पे ये है। और ये 7 हेडर्स है, आप देख सकते हैं मेन, और इसके पॉइंट्स भी आप चेक कर लेंगे कि कितने इसके ऐसे के पॉइंट्स बनते हैं डॉलराइजेशन के और न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर इन द मेकिंग। तो ये आप ऐसे चेक कर ले, ये सारा बूस्टिंग करेंसी की वैल्यूज ऑफ द थर्ड वर्ल्ड, ये आपसे क्या होता है, इसका बेनिफिट्स क्या है कि करेंसी को जो है वो बूस्ट अप होंगी, उनकी वैल्यू को बढ़ेगी, उनकी मार्केटिंग के अंदर रीजनल लेवल के ग्लोबल लेवल के अंदर करेंसीज को, लोकल करेंसी को जाना जाएगा, उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं, सारे बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ये जो है हम चैलेंजेस को कर्टेल करने की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे सारे पॉइंट्स अगर देख रहे हैं तो 20 से अबव पॉइंट होंगे, आप चेक कर सकते हैं जाके। ठीक है, ये 20 से अबव हमारे जो है वो हैं। अब देख लें कि हमारे कितने पेजेस पे। यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी आ जाता है कि सर जी मेरी आउटलाइन तो 5 पेजेस पे चली जाती है, 6 पेजेस पे चली जाती है, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा नुकसान भी है। उसकी वजह यह है कि अपनी जो आउटलाइन को है उसको थोड़ा शॉर्ट रखें। अगर आप फ्रेज लिखेंगे तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा शॉर्ट लिखी जाएगी, और होता क्या है कि आप 4 पेजेस पे अगर आपकी आउटलाइन जाती है तो इतनी तो जानी चाहिए, तो वो अगर आप इजीली अगर 4th पे आपके पेज पे जा रहे तो इसका मतलब है कि आपकी जो आउटलाइन के पॉइंट्स हैं वो 20 अबव हैं। ठीक है, अगर आप फ्रेज में लिख रहे हैं तो, और केस एंड पॉइंट भी दे रहे हैं साथ, तो उससे आपका सेफ साइड में चले जाते हैं और आपके पास होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन आपकी डीकंस्ट्रक्शन, डीकोडिंग और ब्रेकडाउन जो है वो टॉपिक का अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे 4 पेजेस मैटर नहीं करते। पहली बात यह है, पेजेस अब मैं क्यों बात कर रहा हूँ, अगर आप 5 to 6 लगा रहे हैं तो इसका मतलब है आपने जो आउटलाइन बनाई है वो आपने 1 घंटा तो आउटलाइन बनाने में लगा दिया। अब 15-20 मिनट जो है आपने क्या करना है, आउटलाइन के अंदर जो इंट्रोडक्शन है उसके ऊपर भी फोकस्ड करना है। ठीक है, अब थीसिस को भी इंट्रोड्यूस करवाना है। तो उससे होता क्या है कि आपका जो टाइम मैनेजमेंट है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, और आपका ऐसे जो होता है वो कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, वो उसकी वजह क्या है कि आपने आउटलाइन ही इतनी लेंथी बना दी है कि आगे जो है आपको कुछ लिखने के लिए अपने पास टाइम बचा ही नहीं है। अगर आप एक पैराग्राफ भी 5 मिनट में या 4 to 5 मिनट में लिख रहे हैं तो आप समझे आप 20 पैराग्राफ से तो 2 आवर्स में जो है आप उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो 2 आवर्स लग जाते हैं। आपने कंक्लूजन को भी 10-15 मिनट देने होते हैं, और 15-20 मिनट आपने अपने 25 से 30 मिनट जो होते हैं वो आपके 25 to 30 जो मिनट्स होते हैं वो आपने इंट्रोडक्शन को और कंक्लूजन को देने होते हैं। 40 मिनट्स तो एक्सेप्टेबल है कि आप आउटलाइन को दें, फिर जाके बात यहाँ तक होता है कि 4th जब आप 4 पेजेस पे लिख रहे हैं या 3 पेजेस पे भी लिख रहे हैं, जरूरी नहीं 4 है, 3 भी लिख रहे हैं, लेकिन आपके अगर कह लें कि सॉलिड है ग्राउंड, अगर आपके सॉलिड है तो आप 3 भी अगर आपके आउटलाइन आ रही है तो वो भी आपकी पास होने के काबिल है, वो भी एक्सेप्ट हो जाती है। ठीक है, वो ऐसी बात नहीं है। आपकी डीकंस्ट्रक्शन, डीकोडिंग, ब्रेकडाउन वो जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। आपका स्ट्रक्चर जो टॉपिक का जो रिक्वायर है, आर्गुमेंटेटिव है, एक्सपोजिटरी है, डिस्क्रिप्टिव है, रिफ्लेक्टिव है, एब्स्ट्रैक्ट है, जो भी है उसको जो है आपने सामने रखते हुए चीज को फॉलो करना है। तो ये आपके फ्रेजेस में आ गई, चीजें भी साथ क्लियर कर दी। चले जी, अब हम बात करते हैं सेंटेंस में। ठीक है, अब ये है हमारी आउटलाइन बेसिकली सेंटेंस में। आपको यहाँ पे पीछे हमारा बेसिकली क्या था, टोटली जो है वो फ्रेज में हमने डिस्कस किया था, और ये जो यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो हमारे है किसमें जी, सेंटेंस के अंदर। ठीक है, सेंटेंस के अंदर है और सारे एक्सप्लेन।
इंस्टीट्यूशंस अबव इंडिविजुअल्स आर कॉल फॉर नेशनल इंटेग्रिटी इन पाकिस्तान। ये आपकी जी आउटलाइन है, इसके अंदर इंट्रोडक्शन आ गया, उसके हाउ इंस्टीट्यूशंस आर अबव इंडिविजुअल्स, मेन हेडर। इंस्टीट्यूशंस आर द प्लेटफॉर्म्स फॉर इंडिविजुअल टू प्रमोट डेमोक्रेटिक कल्चर। अब ये बात क्लियर हो गई यहाँ पे कि आपका जो सेंटेंस है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए कि इंस्टीट्यूशंस कैसे अबव हैं इंडिविजुअल से। तो इंस्टीट्यूशंस आपके क्या है, एक प्लेटफॉर्म्स है जो डेमोक्रेटिक कल्चर को जो है वो मेंटेन रखते हैं, ठीक है। जितना भी डेमोक्रेटिक कल्चर है उसको जो वो क्या डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उनको जो मेंटेन रख, जितने पार्लियामेंट से लेकर जितने भी आपके रिप्रेजेंटेटिव जो जाते हैं डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्ट होके, तो वो सारे जो है वहाँ पे पार्लियामेंटरी से लेकर जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इंस्टीट्यूशंस आर अथोराइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशंस। आपको पता है पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबलीज जितनी होती हैं उनको आप कॉन्स्टिट्यूशन जो है उनको आर्टिकल्स के जरिए आपको वर्थ मिलती है और उसके साथ अटैचमेंट होता है, अथोराइज्ड होते हैं आपके। तो मैं बेसिकली आपको ऐसे नहीं डिस्कस कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे देखें आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए आपके सेंटेंस के अंदर, ठीक है। अब क्लैरिटी आ गई कि इंस्टीट्यूशंस अबव कैसे हैं अपने इंडिविजुअल से, क्योंकि इंडिविजुअल अबव नहीं होते, ये पर्सनल इंटरेस्ट पे चला जाता है। हमारे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो अबव होते हैं, पावर वहाँ पे एग्जिस्ट करती है और वहाँ पे होनी भी चाहिए। अब यहाँ पे होता क्या है कि ये जो है हमारे ये सेंटेंस बनाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज आप नोट करें कि केस एंड पॉइंट जो है नहीं दी है। हालांकि यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला ऑथोराइज्ड है, हम आर्टिकल जो है वो लिख सकते हैं कि आर्टिकल बेसिकली हमारा कौन सा है केस एंड पॉइंट में, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस को जो एम्पावर करते हैं, ठीक है। तो हम आर्टिकल केस एंड पॉइंट क्या दे सकते हैं, आर्टिकल्स जो आ गया आपका 45 है या जितना भी आपका 46 है, 50 है, वट जो भी आपका आर्टिकल, वो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अपना आर्टिकल का केस एंड पॉइंट जो है वो आप बना के दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है आप क्वेश्चन पॉइंट जो है वो बना देते हैं। आप इसके ऐसे के भी, ये थीसिस के कितने पॉइंट है, 7 पॉइंट है। तो आपके ये भी हम आगे भी बात करते हैं। बेसिकली अब जब भी थीसिस स्टेटमेंट के पॉइंट आने चाहिए तो थीसिस स्टेटमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो आपके पॉइंट्स आने चाहिए, जिसके अंदर 8 होने चाहिए। ये मैंने बात पीछे बताई होगी कि 7 to 8 पॉइंट जो है आपके आउटलाइन के अंदर होने चाहिए, ठीक है। मिनिमम 8 होने चाहिए जो आपके थीसिस के जो आपके पॉइंट है, थीसिस जो पॉइंट है, जो आपके थीसिस को जस्टिफाई कर रहे होते हैं, उनके जो पॉइंट्स है वो 8 होने चाहिए। 8 से जो कम है वो नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो अब ये चीज़ें जो है वो समझ आ रही हैं, आ गई हैं। अब ये हमने बेसिकली इसके भी आपके देख ले कि 7 है और 6 13 है, और इसके भी 20 अबव जो है वो पैराग्राफ्स है, और ये भी हमारी 4 पेजेस पे आउटलाइन है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये हमारा सेंटेंस में आउटलाइन है। केस एंड पॉइंट आप डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे केस एंड पॉइंट नहीं डाले गए, वह ठीक है। तो मैंने केस एंड पॉइंट आपको यहाँ पे आर्टिकल वाला बना के भी दे दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर ऑथोराइज कर रहा था इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में वो जो है आपको ऑथोराइज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आ गई। आपने ये 6 और 7 आप 13 और 2 15 आप नीचे जो है इसकी सजेशंस हैं और वो सारी चीज़ें हैं। तो इनको हम 20 से अबव जो है हमने बना लिया, और 20 से अबव तो आराम से बन जाते हैं जब आपने ब्रेक डाउन आपकी बहुत अच्छा करना चाहिए, आपने टॉपिक को जो है वो ब्रेक डाउन अच्छा करना चाहिए आपको, ठीक है। चलें जी, अब समझ आ गई है कि सेंटेंस में इस तरह लिखना होता है, केस एंड पॉइंट भी इस तरह बनाना होता है। चलें जी, अब हम बात करते हैं हमारे आगे। ये चीज़ आ गई। अब आप दोनों चीज़ें अभी याद रखें कि पीछे वाले हेडर में कितनी हमारे हेडर्स थे, और डीडुअलाइजेशन में 7 हेडर्स थे हमारे। तो यहाँ पे हमने बात करनी है कि जो मेन हेडर्स है, अगर आपका ओवरव्यू नहीं है, अगर आपके टॉपिक का ओवरव्यू नहीं है और आपका आर्गुमेंटेटिव ऐसे है, तो आपके 5 हेडर्स इनफ है। लेकिन थीसिस के पॉइंट जो है वो 8 होने चाहिए। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, थीसिस को आपने जस्टिफाई करना होता है, तो जस्टिफाई जो चीज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो 8 पॉइंट से कम जो है आपके थीसिस के पॉइंट नहीं होने चाहिए आउटलाइन के अंदर। अब मेन हेडर्स है जी, मोर देन जो है वो 5 to 7।
तो 5 to 7 होता है। अभी हमने डीडॉलराइजेशन वाले को जाकर दोबारा देखें कि कितने पॉइंट है, उसके हेडर्स कितने हैं, 7 हेडर्स हैं। तो अब आप जब ये इंस्टीट्यूशंस अबव इंडिविजुअल्स की बात करें तो यहाँ पे भी आपके कितने 5 to 6 जो है इसके हेडर्स हैं। 2 जो है वो पेजेस ऐड नहीं किए गए, हावी का हम सबको समझाने के लिए था, बेसिकली ऐसे डिस्कस नहीं करना था, ऐसे का जो है आपको स्ट्रक्चर बताना था सेंटेंस का कि आउटलाइन के अंदर कैसे बनाए। आउटलाइन का स्ट्रक्चर पढ़ा है तो बेसिकली वहाँ पे इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे, चीज़ों को मिक्स नहीं करेंगे। ठीक है जी। इसके बाद है मैं मोर देन 7 to उसका सब हेडिंग्स जो है वो आपकी कितनी होनी चाहिए। देखिए सब हेडिंग्स तो ऑलमोस्ट आपकी अगर नॉर्मल देखा जाए आपकी जो दूसरी हेडिंग्स है सब हेडिंग्स मेन थीसिस को निकालकर आपका मिनिमम जो है वो 5 हेडिंग्स होनी चाहिए और थीसिस वाला मिलाकर आपके कितने होना चाहिए 7 से अबव होने चाहिए, 7 से नीचे नहीं होने चाहिए। अगर आपके सॉलिड है और 7 है थीसिस के पॉइंट तो मोर देन इनफ है और ये एक्सेप्टेबल है। और ये आपके लेकिन बस शर्त ये है कि आपके सॉलिड होने चाहिए, आपका क्लेम जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो मिनिमम जो थीसिस के पॉइंट है ये थीसिस के पॉइंट ही है, पॉइंट्स ही है जो आप यहाँ देख रहे हैं। ठीक है। तो मेन हेडिंग्स सब हेडिंग्स ऑलमोस्ट जो तकरीबन दूसरी आप हेडिंग्स लिखते हैं तो उसके अंदर आप 5 लिखें। 5 लिखने के बाद आप थीसिस को जस्टिफाई करें 7 या 8 पॉइंट देके आपके 20 से अबव चलेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि यार अब मैं इसको 22 पे कैसे लेके आऊँ, ये तो 25 हो गए, 26 हो गए। फिर आप खुद ही जो है आपकी जब ये देखे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आपने करना क्या है कि चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस करना है और अपने पैराग्राफ्स को जो है वो 20 से अबव लेके जाने हैं। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ। मेन हेडिंग जितने मेन हेडर ज्यादा बनाएंगे आप उतने ही आपकी पैराग्राफिंग जो वो ज्यादा होगी। तो मेन हेडर अगर आप 6 या 7 बना रहे हैं तो आपके आराम से बिल्कुल इजी जो है वो आपके 20 पैराग्राफ से अबव हो जाएंगे। ठीक है। तो यहां तक क्लियर है बात कि कितने होने चाहिए। चलें जी ठीक है। उसके बाद है जी केस एंड हाउ यू कैन मेक अ केस एंड पॉइंट। तो मैंने यहाँ पे एक अभी एग्जांपल दी थी पीछे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप केस एंड पॉइंट सर जी कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन ये है कि केस एंड पॉइंट कैसे बनाना है। तो मैंने अभी की बात की थी कि इंस्टीट्यूशंस आर ऑथोराइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब यहाँ पे बताएं कि ऑथोराइज तो हो रहे हैं लेकिन उनको आर्टिकल कौन सा है। तो यहाँ पे आप केस एंड पॉइंट क्या बना देंगे, ये आर्टिकल जो है आपने उसकी बात करनी है कि ये आर्टिकल्स फलां फलां है, 45 है या व्हाटएवर जो भी है, मुझे याद नहीं अभी थोड़ा। यहाँ पे जो भी है आपने आर्टिकल्स जो है वो उसको बता देना है कि ये जो है आर्टिकल्स हमारे इंस्टीट्यूशंस को जो है एम्पावर करते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर है कि आपका केस एंड पॉइंट कैसे बनाना है। चलें जी। उसके बाद हम बात करते हैं डोंट मेक रिपोर्ट। तो रिपोर्ट जो है वो आपने अपने ऐसे को नहीं बनाना। ये बात मैं बार बार कह रहा हूं कि ऐसे को रिपोर्ट जो है वो नहीं बनाना। रिपोर्ट का मतलब होता है, पीछे जो हमने चीज़ बता दी है, रिपोर्ट राइटिंग की बात कर रहे थे, फिर हमने रिपोर्ट एक और होता है जो न्यूज़ के हवाले से जो आप रिपोर्टिंग राइटिंग होती है उसके हवाले से बात कर रहे हैं। अब ये रिपोर्ट राइटिंग वो होती है जो आप मेन इंसिडेंट को नीचे बता के क्या करते हैं, एक जो रिदम होता है आउटलाइन का वो भी खत्म हो जाता है। तो ऐसे लग रहा था एकेडमिक चेकर के ऊपर के यार इसने तो सारा मलबा उठा के मेरे को ऊपर ही फेंक दिया। ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपने क्या करना है कि आपने एक पॉइंट को छोड़ के, एक सब हेडिंग को, 2 सब हेडिंग को छोड़ के आपको तीसरे नंबर केस एंड पॉइंट दे, केस ऑफ स्टडी दें। तो इसकी कोहेरेंस जो है ना और जो इसका स्ट्रक्चर है और देखने में भी ये खूबसूरत लगेगा और चेकर को एक बात की समझ आ जाएगी कि इस बच्चे को, एस्पायरेंट को एक सेंस है कि इसने जो थीसिस के जो आप बात कर रहा है ना इसके केस एंड पॉइंट, इसको बाकी भी आते हैं लेकिन ये मुझे बता रहा है कि मुझे ये केस एंड पॉइंट आते हैं और मैं कुछ आपको दे रहा हूं और कुछ जो है वो जाके पैराग्राफ में दूंगा। तो ये आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि सारा जो है वो रिपोर्ट राइट वैसे नहीं कर देना कि केस एंड पॉइंट दे के आपने आउटलाइन को भर देना है, पता चलेगी आपकी आउटलाइन वो 6 से 7 पेजेस पे चली गई है। ठीक है। तो आपकी 7-6 पे उस वक्त जाती है जब 5 to 7 हेडर्स बनाते हैं और आपके सेंटेंसेस हों, फिर तो सेंटेंसेस भी हों और आगे केस एंड पॉइंट भी दे रहे हो तो फिर तो वो 6 और 7 पे आराम पे जाती है, आराम से चली जाती है। तो अब यहाँ पे जो है रिपोर्ट राइटिंग, ये रिपोर्ट की समझ आ रही है कि क्यों नहीं बनाना, क्योंकि आपने सारे केस एंड पॉइंट नहीं डालने, 2 या 3 सब हेडिंग छोड़ के तीसरे नंबर पर या 4th नंबर पर जो है आप जो है केस एंड पॉइंट डालें, सब ऑर्डिनेट पॉइंट डालें, एक ही बात है। ठीक है। अब यहाँ पे क्लियर होगी। अब सारी चीज़ें करने के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम छोड़ देते हैं। ठीक है। होता क्या है कि आपने
जब आपने मेन एग्जाम के अंदर बना ली या आप मॉक टेस्ट चल रहा है, एडिटिंग है, प्रूफ रीडिंग है, रिफाइनमेंट है, तो यहाँ पे होता क्या है, आप यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो छोड़ देते हैं। हमारे पास टाइम ही इतना नहीं बचता कि हम दोबारा इसको कैसे रिव्यू करें, कंटेंट को कैसे रिव्यू करें, या पॉलिश कैसे करें, लैंग्वेज को पॉलिश कैसे करें, चेक स्ट्रक्चर कैसे करें, उसके बाद प्रूफ रीडर मेटिकुलसली इसको जो है प्रूफ रीड कैसे करें। ठीक है, बड़ी शानदार वे से। तो होता क्या है कि आपके पास चीज़ें तो इंश्योर ऐसे आंसर द प्रमोट डायरेक्टली कंफर्म क्लैरिटी एंड लॉजिकल फ्लो ऑफ आर्गूमेंट्स। जब आप मॉक सीरीज दे रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उस वक्त इन चीज़ों को लाजमी देखें। लेकिन मेन एग्जाम के अंदर जस्ट आप रिव्यू तो कर लेते हैं, प्रूफ रीडिंग करेंगे, लेकिन प्रूफ रीडिंग के अंदर 2 या 3 चीज़ें आप ठीक कर सकते हैं अपनी, या कहीं पे ह्यूमन एरर जहाँ पे आपका स्पेलिंग मिस्टेक आ जाती है, कोई स्पेलिंग आप लिखते हुए छोड़ देते हैं। इट डजेंट मीन कि आपको वो स्पेलिंग नहीं आते थे, स्पेलिंग आते होते हैं। ह्यूमन एरर वो चीज़ होती है जो आपको कॉन्शियसली पता होती है, लेकिन अनकॉन्शियसली वो आपको छूट जाती है, और आगे आप इतनी स्पीड होता है, बर्डन होता है, प्रेशर होता है कि बच्चा एस्पेरेंट क्या करता है, लिखते लिखे कहीं पे आर छोड़ दिया, एंड पे वाई छोड़ दिया है, तो आगे शिफ्ट कर जाता है। तो दोबारा आपको प्रूफ रीडिंग करने की जरूरत होती है। जहाँ पे कोई थोड़ी बहुत मिस्टेक या स्पेलिंग छूट गया तो आप उसको लिख सकते हैं। दूसरा, जहाँ पे इज लगा दिया आपने, द बुक्स है तो बुक्स के आगे आर आएगा, तो आप क्या करते हैं, इज लगा दे, तो ये ह्यूमन एरर है। पता सबको ही है कि ये बहुत सारी चीज़ है, तो ये बहुत सारा वो जो प्लूरल आपका वर्ब आता है, तो आपने वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे इस चीज़ को रिवाइज करो। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रूफ रीडिंग की और रिव्यू का, वो आप अपनी आउटलाइन को ज़रूर देखें। कहीं पे कोई पंक्चुएशन मार्क तो मैंने गलत नहीं लगा दिया, कहीं पे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं कर दी, या कहीं पे ग्रामर मिस्टेक तो नहीं कर दी, या केस एंड पॉइंट के सामने कॉलन नहीं लगाया मैंने, या केस एंड पॉइंट का जो मैंने आगे फ्रेज बनाया क्या उसके अंदर आर्टिकल लगना है या नहीं लगना। तो ये छोटी छोटी चीज़ जो है 5 मिनट अपने एंडिंग में दें, 5 मिनट अपने प्रूफ रीडिंग के अंदर, जहाँ पे आपको दोबारा चीज़ों को जो है रिवाइज कर लें। उसके बाद इंट्रोडक्शन को एक बार लाजमी पढ़ें, ताकि इंट्रोडक्शन तो आपका चैप्टर वो लाजमी पढ़ता है, क्योंकि आपने थीसिस को इंट्रोड्यूस करवाना होता है, आगे सारा इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं ना, आगे आपने उसकी पैराग्राफिंग करनी होती है। ठीक है, तो ये होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो आपने चेक करनी है। लैंग्वेज भी पॉलिश हो रहा है, स्ट्रक्चर भी चेक करेंगे आपने, अपने स्पेलिंग्स भी चेक करेंगे, और आपने जितने भी आपके ग्रामर एरर्स हैं वो सारी चीज़ें जो इसमें आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर समझ आ गई ये चीज़ें कैसे करनी है। ऐसे को जो है आपने कंप्लीट करने हैं, जो वो आपने 5 मिनट आपने बचाने हैं जो आपके प्रूफ रीडिंग के हैं, और वो आपने सबसे पहले जो है वो आपको ने क्या करा, आउटलाइन के अंदर मिस्टेक्स ढूंढनी है, क्या कोई चीज़ रह तो नहीं गई। उसके बाद इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लाजमी पढ़े, और उसके बाद कंक्लूजन लाजमी पढ़े। ये 3 चीज़ें जो है वो लाजमी जो है प्रूफ रीडिंग की करें। तो अब कंक्लूजन जो है वो फ्रॉम ड्राफ्टिंग टू डिस्टिंक्शन। अब ये इसकी बात कर लेते हैं कि जो आपका कंक्लूजन, सॉरी हम ऐसे की कंक्लूजन की बात नहीं कर रहे, हम इस जो है, सॉरी 1 मिनट प्लीज़, हम इसकी बात कर रहे हैं कि जो हमने अभी बात की उसका कंक्लूजन क्या लिखता है। सबसे पहले आपने डीकंस्ट्रक्शन जो है आपके जो करनी है, डीकंस्ट्रक्टिंग आपके टॉपिक की या डीकोडिंग आपने करनी है, वो बड़ी क्लैरिटी के साथ जो है आपकी होनी चाहिए। ठीक है, डिकोडिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद हमने बात की थी कि आपकी ब्रेक डाउनिंग के बाद आपकी थीसिस स्टेटमेंट की बड़ी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद आप प्रूफ रीडिंग करें, रेफरेंसेस दे रहे हैं जो केस एंड पॉइंट आपके, वो बड़े आपके सॉलिड होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपकी बात कर रहे हैं रिसर्च आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और रिसर्च फेज मैंने ये पहले भी ऐसे को पहले लेक्चर बता, आगे पीछे लेक्चर गुजर गया उसमें बता दिया है। तो एकेडमिक रिसर्च सबसे पहले ऐसे लिखने के लिए 3 स्टेप्स होते हैं। आपका फर्स्ट स्टेप होता है रिसर्च फेज, सेकंड स्टेप होता है आपका एनालिसिस फेज, और थर्ड वन होता है आपका राइटिंग फेज। तो सबसे पहले अपने मटेरियल को रिसर्च करें, नोट्स बनाएं, उसके बाद उनका एनालिसिस करें, उनको ब्रेक डाउन करें, अंडरस्टैंड करें, ब्रेक डाउन करें, इंटरप्रेट करें, एवेलुएट करें, और देन फिर जो है उसको क्या करें, आप डिसीजन मेकिंग में लेके आएँ। तो ये जो है ये चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको छोड़ना नहीं है, इसके नोट्स बना लें ताकि आपको मेन एग्जाम के अंदर कोई भी इशू ना हो। तो आज हमने जो बेसिकली पढ़ा वो स्ट्रक्चर के जितने भी बेसिक क्वेश्चंस थे वो जो है उनके एड्रेस किया गया यहाँ पे, कि फ्रेजेस में होनी चाहिए या आपके सेंटेंस में आउटलाइन होनी चाहिए। तो दोनों विद एग्जाम्पल के साथ हमने इन चीज़ को लर्न किया। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी क्या होता है इस चीज़ को एक्सप्लेन किया हमने। ठीक है, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें बड़ी डिटेल्स के साथ जो है हमने डिस्कस की हैं। कितने हेडर्स होने चाहिए, मेन हेडर्स होने चाहिए, कितने पैराग्राफ्स होने चाहिए, कितने सेफ साउंड आप रह सकते हैं, सेफ साइड पे आप जा सकते हैं 20 पैराग्राफ से, मेन हेडर्स 7 होने चाहिए आपके,
थीसिस के पॉइंट कितने होने चाहिए, सबसे ज़्यादा होने चाहिए। आपका मेन थीसिस होता है, जस्टिफाई करना होता है। उसके बाद हमने ये सारी प्रूफ रीडिंग से लेके सारी ऐसे कि कितने मिनट चाहिए आउटलाइन बनाने में। तो आउटलाइन बनाने में आपको पता है 40 मिनट्स दे, ऑलमोस्ट 1 घंटा 5 मिनट या 10 मिनट अपना इंट्रोडक्शन और आउटलाइन को फाइनल करना है, ख़त्म करना है। एक घंटा या आप कह लें कि 5 मिनट या 10 मिनट। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई है, चलेंगे। थैंक यू। यहाँ पे जो है चीज़ कर लें, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस एंड अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर कोई चीज़ यहाँ पे स्किप हो गई है, कोई मिस हो गई है, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट कर दें, फिर वहाँ पे जो है विद डिटेल्स के साथ वो आपको आंसर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अगेन थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।